आज जो विषय मैंने चुना है वह है भाषा, समाज और लैंगिक असमानता के अंतः संबंध। लैंगिक असमानता के अंतः संबंध, इस विषय पर मेरा ध्यान गया था जब दरअसल ऐसे तो हम हमेशा ही अपनी बातों में जो हमारे दैनिक अभ्यास में भाषा आती है उस पर बात करते रहते हैं और प्राय ये भी कहते रहते हैं कि हमारी भाषा में बहुत सारी स्त्री विरोधी मानसिकता दिखाई पड़ रही है, बहुत सारी ऐसी मानसिकता जो हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी हम इसको इतनी गंभीरता से तब लेते हैं जब कहीं बाहर से ये बात आ जाती है। और मेरे साथ ये हुआ कि जब जापान के लोग मेरे साहित्य पर काम कर रहे थे और लगभग उन्होंने सारे कई वर्ष तक काम किया, और उन्होंने जब अपनी कुछ जिज्ञासाएं लेकर वो शुरू में मेरे पास आए, 10 वर्ष पहले की बात है, तो उन्होंने यूं ही कहा, बहुत सहज भाव से कहा कि क्या हिंदी में बहुत ज्यादा लिंग भेद है। तो पहली बार मैंने इसको इतनी गंभीरता से देखा कि अरे क्या सचमुच हमारी भाषा में इतना ज्यादा लिंग भेद है जो दिखाई पड़ रहा है। और फिर इस पर जो है सोचना शुरू कर दिया और इस पर काम करना शुरू किया कि ये कैसे, कितना है, कितना गहरा है। और फिर आज जो मेरा मन है, अक्सर ही जब ये वाला टॉपिक आता है तो मैं बड़े मन से इस पर बात करने लगती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों का ये सोचा विचारा होता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भाषा हम अपने चारों तरफ देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, रोज जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, या हम कह लें कि जिस तरह से वह हमें बताई गई है कि वह क्या है, संप्रेषण का एक माध्यम है, उस रूप में हमने जिस तरह से उसे स्वीकार कर लिया है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। और भाषा सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी कि हमारे देखने जानने में वह लगती रही है। और तब हम उन सारी चीजों की तरफ आते हैं कि आखिर भाषा को कैसे समझा जाए कि इसके भीतर भी लैंगिक भेद के इतने गहरे रूप छिपे हुए हो सकते हैं। अब देखिए कि हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने तो कहा कि भाषा एक यादृच्छिक ध्वनि समूह है या ध्वनि संकेत है। तो यादृच्छिक कहा, ठीक है, वह संप्रेषण का एक माध्यम है, ठीक है। लेकिन इसके आगे जब हम जाते हैं और देखते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इज अ प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस। भाषा हमारी व्यवहार चेतना है। और भाषा क्या करती है, वह हमारी शब्दों के चयन के माध्यम से वह हमारे मन की उन छिपी हुई गुत्थियों, उलझनों, कॉम्प्लेक्सेज, वो कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही जल्दी दिखता है। आप पाते होंगे कि भाषा में कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद ही तुरंत आप कहते हैं कि बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अपने आप को समझता क्या है, ये भाषा के शब्द चयन से निकल कर आ रही चीजें हैं। या आप कहते हैं बहुत अहंकारी है, या आप कहते हैं बहुत पॉलिश्ड है, पकड़ में नहीं आने दिया कि ये क्या कहना चाहता है। इतनी उसके अंदर चेतना है कि वह सजग है अपनी भाषा को लेकर के और बहुत नाप तौल कर बोल रहा है। तो भाषा छिपाने के प्रयत्नों को भी जाहिर कर देती है। आप यह देखें कि वह आपके कॉम्प्लेक्सेज, आपके मन की गुत्थियों को, उलझनों को ही नहीं उजागर करती, वह आपके उन सब चीजों को छिपा लेने के प्रयत्न को भी, खुशी को, दुख को, कैसा भी, ईर्ष्या को, द्वेष को, क्रोध को, शत्रुता को, न जाने कितने भावों को छुपा लेने के प्रयत्नों को भी उजागर कर देती है। तो फिर भाषा उतनी ही नहीं है। और चूंकि भाषा उतनी ही नहीं है, इसलिए हम जब समाज वैज्ञानिकों की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वे तो भाषा को एक परिवेश की तरह लेते हैं। भाषा एक परिवेश है। भाषा समाज का मनोवैज्ञानिक आईना है। परिवेश कैसे है, क्योंकि हम ग्रहण वहीं से कर रहे हैं, वहीं से उन सारी चीजों को ले रहे हैं, वहीं से हमारी जो
भाषा सीखने की प्रक्रिया है वह शुरू हो रही है और वहीं से आदान प्रदान संप्रेषण की वो सारी जो स्थितियां हैं वो घटित हो रही हैं। जो सस्यु जो भाषा वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े भाषा वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि भाषा जो है वह केवल बोलने में नहीं है, वह बातचीत में घटित होती है। अब जब भाषा बातचीत में घटित होती है तो संवाद हो गई। संवाद कई तरह से घटित होता है। संवाद अपने आप स्वगत कथन के रूप में भी घटित होता है। जब आप स्वयं से ही बात कर रहे होते हैं, स्वयं के द्वंद्व में होते हैं, यानी ऐसा बोलना जिसमें तब भी कुछ संप्रेषित हो रहा हो, जब आप अपने मन में ही बात कर रहे होंगे तब भी, क्योंकि जैसे ही आप इस संप्रेषण से अलग हटकर बात करेंगे, इस संवाद की प्रक्रिया से अलग हटकर बात करेंगे, तो प्रलाप में बदल जाएगा। निरर्थक ध्वनि समूह जो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन भाषा क्या है? सार्थक ध्वनि समूह तो है ही। नानाविध अर्थ गर्भ, नानाविध अर्थ गर्भता, नानाविध अर्थ संभावना शब्द जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मेरा नहीं है। ये शब्द मैं उन्हीं से लेती हूं और ये शब्द नामोर सिंह बहुत लिया करते थे अपने व्याख्यानों में भी और भी अन्य उसमें। तो नानाविध अर्थ संभावना की बात जब करते हैं, यानी कि भाषा जितना संप्रेषित हो रही है उससे कुछ ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है। यानी उसमें जो अर्थ गर्भता है वह अचानक तात्कालिक स्थितियों में अर्जित नहीं की गई है, वह लंबे समय में अर्जित की गई है। यानी कि उसके भीतर लंबे समय का इतिहास, उसकी करवटें, इतिहास से मतलब एक खास तरह का इतिहास नहीं, मनुष्य का इतिहास, उसके सुख दुखों का, उसके उत्थान पतन का, उसकी विकासगामी यात्राओं की जो सलवटें हैं, उनके निशान भी भाषा में ढूंढे जा सकते हैं। आप देखिए कि जो चीजें बीत गई हैं वर्षों शताब्दियों के, इसलिए साहित्य की भाषा को कहते हैं कि वह कितनी गहरी है, यह निर्भर करता है कि लेखक का विजन कितना बड़ा है और उसका इतिहास बोध कितना गहरा है। उस पर निर्भर करता है कि उसकी भाषा में कितनी गहराई है। या आप कहते हैं ना उसकी भाषा सतही है, बहुत उस किताब को पढ़ा, उसकी भाषा तो बड़ी गहरी और बड़ी काम चलाऊ सी, बड़ी तात्कालिक सी, सतही है, और उसको पढ़ा तो उनकी भाषा में इतनी गहराई है, इतनी पकड़ है, उनकी भाषा के एक एक शब्द में इतनी समझ भरी हुई है। ये जो समझ भरी हुई है, जो गहराई है, ये जो परतें बन रही हैं, लेयर्स बन रहे हैं भाषा के भीतर, अर्थ के लेयर्स, अर्थ के जो लेयर्स बन रहे हैं वो एक दिन में नहीं तैयार हुए हैं, उनका भी एक बहुत लंबा समय रहा है, जिन्हें हम अक्सर कहावतों में, लोकोक्तियों में बहुत अच्छी तरह से पाते हैं कि देखो इतनी बड़ी बात कैसे 2 लाइन में या एक शब्द में या आधे अधूरे वाक्य में कह दिया गया है और इतनी बड़ी बात बनकर निकलती है। ऐसी बात जिसका हम कब से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जो तमाम सारी स्थितियां हैं वो मिल करके भाषा को वही नहीं रहने देती जितना कि हम उसे जानते थे या जितना कि हम उसे समझते थे। जब भी भाषा की बात करती हूं तो मुझे हमेशा एक कहानी याद आती है और ये कहानी अक्सर मैं सुनाती हूं इसलिए कि ये कहानी लगभग हम सबने अपने बचपन में सुनी हुई है या पढ़ी है। नानी की कहानियां तो हमने सुनी ही हैं और नानी की कहानियां कभी भी उद्देश्यहीन नहीं होती, उनमें कोई उद्देश्य छिपा होता है। वे कुछ बताने के लिए बताई जा रही होती हैं, कुछ सिखाने के लिए, कभी कोई नैतिक उद्देश्य, कभी कुछ, कभी इसलिए भी कि कोई कंडीशनिंग करनी है, उससे कंडीशनिंग भी हो रही होती है। इस पर मेरा एक लेख ही है सोती सुंदरी की कहानी को लेकर। तो कभी कंडीशनिंग भी हो रही होती है, कभी भय तत्व बहुत ज्यादा होता है, कभी किसी और तरह की, पर वे खाली नहीं होती क्योंकि उनके साथ एक बात जुड़ी होती है। वो आप सबकी परिचित बात है, आप सब जानते होंगे, खासकर जो पूर्वांचल के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहानी गई
वन में सोचो अपने मन में। ये वाली लाइन, ये पंक्ति तो लगभग परिचय में होती है, जानते होते हैं। ये इसका क्या अर्थ है कि कहानी गई वन में सोचो अपने मन में, यानी कहानी खत्म होने के बाद भी कुछ बचा हुआ है, कुछ सोचने के लिए आपको कुछ छोड़ दिया गया है जिसे आपको सोचना है। कहानी जहां खत्म हो गई वहां खत्म नहीं हो गई, इसलिए इसे मैं कहती हूं कि ये कहानियां हमें सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए सुनाई जाती थी। जगाना मतलब चेतना के स्तर पर जागृत करना। तो अगर कुछ सोचने के लिए बचा है, आगे कुछ है, विचार की तरफ ये चीजें ले जा रही हैं, तो इस कहानी का जिक्र करते हुए मुझे वो विचार नजर आता है, मुझे वो चीजें नजर आती जो भाषा के स्तर पर घटित हो रही हैं। अब देखिए, इस कहानी में एक छोटी बच्ची है जो अपनी नानी से मिलने जाना चाहती है। नानी जंगल के उस पार रहती हैं। माँ मना करती है कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, जंगल में बहुत से जंगली जानवर, बहुत से ऐसे खतरनाक जानवर हैं। लेकिन छोटी बच्ची को प्यार के आगे कुछ नहीं है। प्यार सबसे बड़ी चीज है। प्रेम इतना बड़ा दुनिया में साहसी और आकर्षक चीज है, इतनी बड़ी चीज है। तो बच्ची मानती नहीं, उसे तो बस नानी से मिलना है तो मिलना है। अब बच्ची जो है वो जंगल पार करके नानी के यहां चली जाती है। जंगल में जाते हुए उसे एक भेड़िया ने देख लिया है। वो पहले पहुंच जाता है और नानी की वेशभूषा बनाकर बैठ जाता है। नानी घर में है नहीं, कहानी तो याद आ गई होगी ना। तो नानी घर में है नहीं। अब देखिए, भेड़िया ने वो सब बना लिया है, बाहरी साज सज्जा बदल ली है। और अगर हम भारतीय परिवेश में देखें तो कह लेंगे कि साड़ी वाड़ी पहन ली है नानी की तरह से। और अब बच्ची देखती है नानी पहचानी हुई सी नहीं लग रही है, तो वो प्रश्न करती है, नानी तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? भाषा के स्तर पर देखिएगा इस संवाद को। भेड़िया कहता है, जिससे तुझे अच्छी तरह देख सकूं। फिर बच्ची प्रश्न करती है, नानी तुम्हारे दांत इतने बड़े कैसे हो गए? तो भेड़िया कहता है, जिससे तुझे अच्छी तरह खा सकूं। अब देखिए, अब बहुत सहज संवाद माना जा सकता है, लेकिन अब आप जब भाषा के स्तर पर इसे देखेंगे तो भेड़िया की भाषा में जो छिपे हुए तत्व हैं वो हिंसा के तत्व हैं। भेड़िया संवेदना की भाषा भला कहां से पाएगा?